गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट जो पोर्शन था उसके बारे में बात करेंगे, चैप्टर 3 का। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए कई कई मेथड अपनाए। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश आखिर इन मेथड का यूज़ क्यों करते थे और कैसे वो करते थे इन प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए, यानी प्लांट को और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए आखिर उनका मेन एम क्या था। अब उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला दिया स्टूडेंट कि क्रॉप्स जो यूरोप में होते थे अभी फ़िलहाल में, ठीक है, जो उस ज़माने में क्या करते थे, जो कल्टीवेशन हुआ था वो यूरोप में उसकी क्या डिमांड थी, उसके बारे में डिस्कशन दिया है। इसमें दिया स्टूडेंट कि ब्रिटिशों को ये रियलाइज हुआ पूरे कंट्री साइड में नॉट ओनली एड रेवेन्यू इट कुड ऑल्सो प्रोवाइड, यानी बहुत सारे उनको ये फीलिंग हुई कि बहुत सारी ऐसे कल्टीवेशन है जो रिवेन्यू दे सकते हैं और एक ही कल्टीवेशन से उनको रिवेन्यू नहीं मिल सकता। बहुत सारे ऐसे कल्टीवेशन यानी खेती करेंगे तो उनसे अलग अलग रिवेन्यू आएंगे, उसके बारे में ये दिया था। आगे दिया स्टूडेंट कि जो रॉ मटेरियल होते थे फॉर एग्रो बेस्ड, जो एग्रो बेस्ड के यानी एग्रो का मतलब जो खेती करने वाले रॉ मटेरियल हैं, वो इंडस्ट्रीज़ होते थे यूरोप में बाय द लेट 18th सेंचुरी। जब 18th सेंचुरी की बात करते हैं उस ज़माने में कंपनी वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम, यानी कंपनी का एक ही उद्देश्य था, एक ही एम था 18th सेंचुरी में, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कि वो ओपियम, ओपियम का मतलब होता है अफीम, ठीक है ना, नशे वाली चीज़ें हैं। तो अफीम और प्लस इंडिगो, ये दो, और एक जूट और एक कॉटन, ये चार ऐसे प्लांट थे, इनको सीधा कहा जा सकता है कि ऐसे प्लांट थे जिनको ब्रिटिश मार्केट में सेल करके अच्छे से उनको प्रॉफिट लेना था। यानी इनकी खेती वो चाहते थे कि पूरे इंडिया में फैले, क्योंकि इनकी जो डिमांड थी स्टूडेंट, वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वो इन चार फसलों को ही, इन चार क्रॉप्स को ही वो चाहते थे कि इंक्रीज़ हो पूरे भारत में, जिससे कि वो अधिक से अधिक पूरे इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर सके। ठीक है, द ब्रिटिश यूज टू वेराइटी मेथड, बहुत सारे वेराइटी मेथड को यूज़ किया कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप्स, इस कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। कौन से कल्टीवेशन? तो जूट, कॉटन, ओपियम और इंडिगो की। उनका एक था कि दे ऑफर्ड एडवांस टू द पीजेंट, बहुत सारे मेथड अपनाए कि वो ऑफर करते थे एडवांस देकर पीजेंट को, यानी किसानों को एडवांस दे देते थे और पीजेंट को बुलाते थे कि यहाँ खेती कीजिए। ये पहला मेथड। दूसरा, दे अपॉइंटेड पेड सर्वेंट, वो बहुत सारे पेड सर्वेंट भी रखते थे, ठीक है, जिसको बोला जाता था गुमस्थान, ठीक है ना, गुमस्थान उनको बोला जाता था। वो अपॉइंटेड किए जाते थे किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा, वो सर्वेंट होते थे। तो ये दो एक एम थे उनके कि वो इन सारे प्लांटेशन को क्या करे, इंक्रीज करे। आगे दिया स्टूडेंट, स्टोरी क्या थी इंडिगो। इंडिगो एक कहा जा सकता है कि ब्लू रिविलियन कहलाता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडिगो एक प्लांट है जो डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कपड़े को, क्लॉथ को कलर करने के लिए यूज़ किया जाता था उस ज़माने में इंडिगो। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं नील। ठीक है, तो इंडिगो की प्लांटेशन होती है स्टूडेंट। इस प्लांटेशन में क्या मेथड होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्रोज प्राइमरी इन द ट्रॉपिक्स, ये प्राइमरी ट्रॉपिक्स जो एरिया होता है, जैसे ये पूरा एरिया है ना स्टूडेंट, तो अर्थ है, तो ये अर्थ का ये वाला जो पार्ट है, ये बीच में इक्वेटर होता है स्टूडेंट, और इधर वाला ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री जिसको बोलते हैं हम लोग। इन तीनों के बीच में, ये दो लाइनों के बीच में ये जो एरिया होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। इस जोन में ही ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू की खेती यानी इंडिगो की खेती हो सकती है, बाकी और जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैसे मॉइस्चर और वैसे जो इंडिगो प्लांट के लिए चाहिए मॉइस्चर और में जो सॉइल है या टेम्परेचर है, वो आसानी से इस एरिया में मिल जाती है, क्योंकि यहाँ कभी ना कभी सूर्य एक बार कभी हर एक वर्ष में, यानी अगर बात करें तो पूरे 12 मंथ में एक बार सूर्य जरूर यहाँ पर चमकता है सीधे। ठीक है ना, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन है, इस ट्रॉपिकल जोन पर सूर्य हमेशा, यानी जो सन की रेज वो डायरेक्टली रूप से पड़ती रहती है। इसलिए इंडिगो प्लांटेशन के लिए ये एरिया जो है इम्पोर्टेंस रहता है। और चूँकि हमारा इंडिया यहाँ पड़ता है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, इसलिए इंडिगो की जो कल्टीवेशन थी वो यहाँ आसानी से हो जाती है। आगे दिया स्टूडेंट कि जो इंडिगो की खेती थी वॉज बीइंग यूज बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। बता दिया मैंने इसको कि क्लॉथ को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसको डाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे दिया स्टूडेंट कि हाउ बट ड्यू टू हाई डिमांड, जब इसकी हाई डिमांड बढ़ती गई और लो सप्लाई थी, इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई। अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कम है और इसकी डिमांड हाई है तो उसकी प्राइस अपने आप क्या हो जाएगी स्टूडेंट, तो हाई हो जाएगी। उसी तरह इंडिगो के साथ हुआ। इस इंडिगो के साथ क्या हुआ कि ये कम जगह पे खेती होती थी, जैसे ही यूरोप में बाहर गई इसको लोग डिमांड करना शुरू कर दिए, यानी ज़्यादा मंगाना शुरू कर दिए। अब क्या था कि यह कम जगह पर उगाई जाती थी और उगाए जाने के बावजूद इसकी प्राइस क्या हो गई, धीरे धीरे हाई हो गई। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत कम उगते थे और इसकी डिमांड क्या थी, हाई थी। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, अगर 18th सेंचुरी ख़त्म होते होते द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर, ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज। इसका मतलब क्या है, अब धीरे धीरे जैसे 18th सेंचुरी समाप्त हुआ, ब्रिटेन में एक इंडस्ट्रियलाइज स्टार्ट हुआ। क्या कि इंडिगो प्लांट्स की डिमांडेशन को क्या बढ़ाएंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे, कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, एक्सपेंड ड्रामेटिकली। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे जब जैसे ही 18th सेंचुरी समाप्त हुआ तो ब्रिटिश के, यानी जो यूरोप में रहते थे ब्रिटेन में, वहाँ पर कॉटन और उसके बाद इंडिगो, ये सारे कल्टीवेशन धीरे धीरे डिमांड के तौर पर बढ़ते चले गए ब्रिटेन में, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाई। क्योंकि ये ज़रूरत थी क्या कि क्लॉथ को क्या करें स्टूडेंट, डाई करें। ठीक है ना, क्योंकि ये ज़रूरत होती थी। आगे दिया है वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, जैसे ही डिमांड बढ़ी इंडिगो को इंक्रीज करने के लिए, एग्जिस्टिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका, तो इसकी सप्लाई कहाँ तक होने लगी स्टूडेंट, तो अमेरिका से लेकर वेस्ट इंडीज़ तक। अब जैसे ही यहाँ पर सप्लाई बढ़ गई उसके बाद से इसकी और हाई डिमांड बढ़ती चली गई, और खेती तो बहुत कम होती थी, कुछ एरिया में होती थी। ठीक है, लेकिन इसकी डिमांड क्या होती गई, बढ़ती गई। लगभग कहा जा सकता है कि 1783 और 1789 तक द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाई हाफ। जो प्रोडक्शन था इंडिगो का वो आधा रह गया। ठीक है, जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ता चला गया लेकिन प्रोडक्शन क्या थी, उसकी कम ही थी। धीरे धीरे और क्या हो गई स्टूडेंट, कम हो गई। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डिस्परेटली लुक्ड फॉर द न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब क्लॉथ जो डायर थे, जो कपड़े रंगने वाले थे, वो क्या सोचने लगे कि कैसे अब जो ब्रिटेन के थे, जो अलग अलग कंट्री में सप्लाई कर रहे थे, इंडिया से ले जाकर ब्रिटेन में जाता था पहले इंडिगो। ब्रिटेन में जाने के बाद जो वहाँ के सप्लायर होते थे वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में इसको क्या करते थे, सप्लाई करते थे। लेकिन जैसे ही इस डिमांड को बढ़ती चली गई तब जो कल्टीवेशन थी इंडिगो की वो धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई। और जैसे ही कम हुई स्टूडेंट, उसके बाद से ब्रिटेन के जो डायर थे, क्लाथ डायर थे, वो सोचने के लिए कैसे इंडिगो सप्लाई को और अधिक बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी कुछ किए। इसमें पहला आता है ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन को टर्न होना पड़ा कहाँ पर, इंडिया के थ्रू। क्या देखते हैं, फेस विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, जैसे यूरोप में इसकी डिमांड पड़ी या अदर देशों में, कंपनी इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। अब इन्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट, क्या उस एरिया को, जो थोड़े से जगह पर खेती होती थी इंडिगो की, अब उस एरिया को क्या करें स्टूडेंट, बढ़ाएं। अब ये फोर्स डालेगा किसको, ब्रिटेन लोग फोर्स डालेंगे, जो ब्रिटेन के डायर्स हैं, जो क्लॉथ डायर हैं, वो फोर्स डालेंगे किसको, इंडियंस को, कि आप अब छोटे जगह पर कल्टीवेशन नहीं करेंगे इंडिगो की, अब बड़े जगह पर करेंगे क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। आगे दिया इसमें कि फ्रॉम द लास्ट डिकेड, अगर लास्ट डिकेड की बात की जाए ऑफ 18th सेंचुरी की, तो इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। पूरी तरह से जो बंगाल, सबसे ज़्यादा बंगाल में इसकी खेती होती थी, तो पूरी तरह से बंगाल का जो एरिया था वो धीरे धीरे जैसे ही बढ़ा इंडिगो की डिमांड, वो धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड मार्केट में फेमस हो गया कि बंगाल में भी इंडिगो की एक बहुत अच्छी क्या होती है, कल्टीवेशन होती है, क्योंकि पूरे एरिया में फैल चुका था बंगाल, पूरे वर्ल्ड मार्केट में। अगर बात करें 1788 में, ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। अगर 18th सेंचुरी की बात करें, स्टार्टिंग में, बीच में 1788 की,
लगभग 30% ही इंडिगो जाता था कहाँ से स्टूडेंट, ब्रिटेन, इंडिया से ब्रिटेन में, ठीक है ना। लेकिन लास्ट अगर बात करें 20वीं सेंचुरी के यानी इसके 20 सालों के जस्ट बाद इसकी डिमांड कितनी बढ़ गई स्टूडेंट, 95%। ज़रा सोच सकते हैं कि 30% जो पहले ब्रिटेन जाता था अब कितना परसेंट जा रहा है बंगाल से, 95%। याद रहेंगे। एज द इंडिगो ट्रेड न्यू कॉमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडियन इंडिगो प्रोडक्शन। अब इंडिगो ट्रेड के बढ़ाने के लिए जो कॉमर्शियल एजेंट होते थे यानी जो डायर्स होते थे, क्लॉथ डायर, अब वो कंपनी को इन्वेस्ट करेंगे कि आप इंडिगो प्लांटेशन बढ़ाइए और हम आपके यहाँ से क्या करेंगे, सप्लाई करके ब्रिटेन को ले जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि अब कंपनी फोर्स करेगी किसको स्टूडेंट, तो पीजेंट को यानी किसानों को आप क्या उगाएं, सिर्फ और सिर्फ इंडिगो ही उगाएं, क्योंकि इसकी डिमांड यूरोप में और अदर कंट्री में पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड ज़्यादा है। आगे दिया स्टूडेंट, हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, कैसे इंडिगो को कल्टिवेटेड कराते थे अंग्रेज़, उसके मेथड दिए। पहला दिया स्टूडेंट कि इसमें है नीज कल्टीवेशन। नीज कल्टीवेशन का मतलब होता है कि कैसे, कौन से दो सिस्टम थे, एक पहला सिस्टम था कि नीज और दूसरा था रॉयल्टी। रॉयल्टी के बारे में पढ़ेंगे, पहले नीज पढ़ते हैं, ठीक है। विद इन द सिस्टम ऑफ नीज, इस नीज सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन के प्लांटर को क्या करना पड़ता था कि प्लांटर जो होता था यानी जो बागान मालिक होता था, प्लांटर का मतलब इंडिगो इनलैंड दैट डायरेक्टली कंट्रोल, उस पर उसका डायरेक्टली कंट्रोल होता था, ठीक है। कुछ ब्रिटिश के भी अपने होंगे, कुछ इंडियंस भी होंगे, उन पर उनका डायरेक्टली कंट्रोल होता था। जैसे मान लो किसी के पास बागान है इतना बड़ा, तो उस पर वो जो प्लांटर है उसका खुद ही कंट्रोल होता था, उस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं होता था। ही आइदर बॉट द लैंड रेंटेड, इसके अलावा भी वो क्या करता था, दूसरा रेंट पर वो ले लेता था जमींदारों से, क्या लेता था कि रेंट पर लैंड ले लेता था और इसी पर क्या करता था स्टूडेंट, कल्टीवेशन, किसका, इंडिगो का, ठीक है। ये खुद उसका हो गया और ये वाला जो है वो रेंट पे लिया है किसी ज़मींदार से, ठीक है ना। उसके बाद वो लेबर बुलाता था यानी लेबर को हायर करता था, मजदूरों को, और इस पर इंडिगो की कल्टीवेशन को करवाता था। कौन स्टूडेंट, तो प्लांटर, जो बागान मालिक होता था वो। आगे दिए, द प्लांटर फाउंड इन डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीच कल्टीवेशन, ठीक। अब प्लांटर ने यह पाया कि उन्हें बहुत ही परेशानी हो रही है, क्या, कि एक्सपेंड एरिया अंडर नीच कल्टीवेशन। नीच कल्टीवेशन में एरिया को हम एक्सपेंड ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यानी बढ़ा नहीं पा रहे हैं। एंड दिस वेयर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरा एरिया क्या था स्टूडेंट, पूरी तरह से कब्जे में था लार्जली पॉपुलेशन के यानी डेंसली पॉपुलेशन के, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि वहाँ आबादी ज़्यादा थी, जाहिर सी बात है आबादी ज़्यादा रहेगी तो खेती कम होगी, वही चीज़ हुआ था इन लोगों के साथ, ठीक है। आगे दिए, ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, ठीक है। इनको बस थोड़े से लैंडस्केप मिलते थे, जगह मिलते थे खेती करने के लिए यानी नीच कल्टीवेशन करने के लिए। प्लांटर नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। अब प्लांटर्स को क्या ज़रूरत होती थी स्टूडेंट, कि उनको लार्ज एरिया चाहिए, क्योंकि इतने छोटे एरिया में तो वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए उनको इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए एक लार्ज एरिया चाहिए। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर टू अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल, इसका मतलब क्या है, आगे देखते हैं। हाँ, दिया है कि हैंड टू ऑपरेट, और लार्ज, इतने बड़े प्लांटेशन को करने के लिए लार्ज हैंड चाहिए यानी लार्ज पीपल्स चाहिए, वो सारी चीज़ें इनके अंदर अब होने लगी। एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसली ए टाइम व्हेन प्रेजेंट वेर यूजुअली बाई विद देयर राइस कल्टीवेशन। और लेबर को उनसे लेना मुश्किल भी था, क्योंकि उस ज़माने में बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती थी और सारे किसान किस में बिजी थे इसमें, चावल की खेती में। तो वो किसान जो चावल की खेती में बिजी थे वो इंडिगो प्लांटेशन में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इसलिए इनको एक नंबर ऑफ पीपल नहीं मिल पाते थे इंडिगो प्लांटेशन के लिए। आई बात समझे। आगे दिया, नीच कल्टीवेशन लार्ज स्केल पर किया जाता है, रिक्वायर्ड मेनी प्लग एंड बुलॉक्स, इसमें बहुत सारे प्लग्स और ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कई सारे कल्टीवेशन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे हाई लेबर ज़रूरत पड़ेगी, ये सारे सिस्टम होते थे। फिर भी अगर कहा जा सकता है कि लगभग 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंडर में सिर्फ 25%, किससे जो है 25% ही कल्टीवेशन होता था, किसके सिस्टम के अंडर, तो नीज कल्टीवेशन में। बाकी जो बचेंगे स्टूडेंट 75% वो किसके अंडर में होगा स्टूडेंट, तो वो होगा रॉयल्टी सिस्टम ऑफ लैंड। आई बात समझ में। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे
इसको और पढ़िएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।